नमस्कार। कानून और हम कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज की हमारी चर्चा का विषय है बाल विवाह प्रतिषेध कानून। आज इस चर्चा पर हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है अधिवक्ता सह समाज सेवी रंजीत कुमार जी। रंजीत बाबू, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। रंजीत बाबू के बाईं ओर बैठी हुई हैं कल्याणी कपूर जी, जो कि बाल विवाह पीड़िता हैं तथा समाज सेविका हैं। कल्याणी जी, आपका भी हमारे स्टूडियो में स्वागत है। दर्शकों, आज हम एक खास विषय लेकर आए हैं जो कि एक सामाजिक बुराई भी है, एक समाज के लिए अभिशाप भी है। बाल विवाह। बाल विवाह का शिकार बच्चे बच्चियां दोनों होते हैं और इसके घातक परिणाम दोनों को भुगतना पड़ता है। अगर एक लड़का का विवाह छोटी उम्र में हो जाता है तो जिस वक्त उसका कैरियर, उसकी पढ़ाई, उसका आगे जो भविष्य है, वो सभी कुछ जो सपने उसने देख रखे हैं वो सभी झंझावात में चले जाते हैं। और लड़कियों के साथ तो एक और विशेष बात होती है कि इससे उनका स्वास्थ्य प्रभावित होता है। पढ़ने लिखने, खेलने कूदने की उम्र में विवाह करके परिवार की जिम्मेदारी दे दी जाती है। तो इस कारण जो है उनका संपूर्ण जीवन जो है, जिस तरह का वो अपना मनचाहा विवाह का अधिकार वगैरह बहुत सारी चीज जो कानून से उनको मिले हुए हैं, यानी कि जो भी मौलिक अधिकार उन्हें कानून के द्वारा, संविधान के द्वारा प्रदत्त है, उन अधिकारों से बालक तथा बालिका दोनों वंचित हो जाते हैं। आज हम पहले चर्चा करेंगे रंजीत कुमार जी से कि ये बाल विवाह क्या है और किस आयु के विवाह को बाल विवाह माना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम और नमस्कार। सबसे पहले अगर बाल विवाह को हम अगर समझना चाहते हैं तो जो लोगों की समझ है वो सब लोग जानते हैं कि हम 18 साल से कम उम्र की जो बच्चियों का शादी और 21 साल से कम उम्र के जो बच्चों की शादी है वो कानूनन एज यहाँ पे है। और ये तब से हम बात कर रहे हैं जब हम 1929 के कानून को शारदा एक्ट की बात करते हैं। तो कानून में बहुत सारे अमूलचूल परिवर्तन भी हुए हैं, समय समय पर निर्णय लिया गया। जैसे आप देखिएगा कि 2012 का एक्ट है जो निर्भया हत्याकांड के बाद आया, तो वो भी एक हम लोग कानून के लिए एक चुनौती था। और उस चुनौती को, बच्चों के अधिकार को जब UNCPCR में जब देखा गया तो उस समय वो जो कानून आया, और फिर 2006 आप देखते हैं, फिर 2015 देखते हैं, JJ एक्ट को देखते हैं। तो इन सब एक्ट में देखने के बाद बच्चा का जो उम्र है वो सबको समझ में आता है। इसी बीच में एक RTE एक्ट आ जाता है 2009, और उसमें बात आती है कि 2009 का जो प्रावधान है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सभी स्कूल में होने चाहिए। तो बाल विवाह फिर क्या है? तो जब हम बाल विवाह को, जब मेरी समझ बन रही थी और जब हम काम कर रहे हैं तो हमारी एक समझ बनी है। इतने दिनों के बाद मैं 2-3 प्रश्न अपने आप से लिया और उस प्रश्न का समाधान ढूंढने लगा तो एक प्रॉब्लम का बड़ा सा ट्री दिखने लगा। और उस ट्री में जो फल दिख रहे हैं और नीचे जब आप रूट कॉज को देखिएगा, ये क्यों है, बाल विवाह क्यों होता है, इसके लिए क्या है, तो सबसे पहली बात आती है कि अर्ली मैरिज अर्ली प्रेगनेंसी को देता है जन्म। अर्ली प्रेगनेंसी अर्ली डेथ रेशियो को बढ़ाता है। शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर को भी आज जो आंकड़ा भारत का है और उसमें बिहार की जो स्थिति है उसमें भी, जिस पर कभी स्वास्थ्य की बात करेंगे, कभी शिक्षा की बात करेंगे, कभी कोई लोग गरीबी की बात करेंगे, ये सब उसके फल दिखते हैं। लेकिन इसको अगर एक मैच्योर्ड लोगों का जो एज है वो है आपको कि 24 से 28 साल के जो बच्चे हैं उसकी अगर शादी होती है तो वो अपने आप को तैयार कर पाते हैं और वो तब तक पढ़ाई वगैरह भी पूरी हो जाती है और एक निर्णय लेने की स्थिति में होते हैं, उनके बचत का, उसने दुनिया को देख लिया होता है। तो व्यवहारिक दुनिया से कुछ वो वाणिज्यिक दुनिया में अपने चीज़ों को रिसोर्स के रूप में जब एस्टेब्लिश करता है तो बाल विवाह वहाँ पर एक बहुत बड़ा, खास करके आप देखिएगा कि जो भी बीमारू राज्य है, ये बीमारू राज्य आपका कौन है? जैसे बिहार है, राजस्थान है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है। तो ये सब जो बीमारू राज्य है, इस राज्य उत्तर प्रदेश है, इन सब राज्यों की एक स्थिति बनती है कि सबसे पहले शादी करो। अभी एक आंकड़ा आया है मैडम, आप पढ़े होंगे, आप देखे होइएगा कि 6,32,000 बच्चियां 6 to 8 में एकाएक ड्रॉप आउट हो जाती है। बिल्कुल। वो बच्चियां गई कहाँ? और फिर एक बाल विवाह की जब बात आती है तो बाल विवाह को रोक देना ये सबके संज्ञान में है, सारे इंटेलेक्चुअल के संज्ञान में है।
इसको कानूनी मान्यता मिली है, सुप्रीम कोर्ट का। ये तो रोकने की बात हम आगे चर्चा करेंगे, पहले ये हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि कितनी उम्र तक लड़कियों की शादी होती है तो बाल विवाह नहीं माना जाता, और लड़कों की किस उम्र में शादी होनी तो चाहिए? वो तो क्लियर है मैम कि 18 साल और 21 साल, इस दो अभी 21 किया गया है। संसद में एक बिल भी है कि लड़की और लड़के को दोनों की 21 साल तक किया जाए, लेकिन अभी ये विचाराधीन है, जब तक अभी इस पर कोई नोटिस नहीं आएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो है 18 साल से कम की लड़की, बहुत सारे एनजीओ वगैरह ने सिफारिश किया है कि उम्र 21 साल होनी चाहिए लड़कियों की भी। जब संविधान में बराबरी की बात हम करते हैं तो उम्र भी बराबर होनी चाहिए, लेकिन अभी ये इसमें विचाराधीन है। तो ये बाल विवाह कि जो आपने घटक के बारे में बताया कि किन कारणों से होते हैं, तो हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आखिर कौन सी ऐसी वजह है, जैसे कि आपने बताया कि बाल विवाह अभी भी रुका नहीं है। सर्वे में मैंने भी देखा है कि 2005 में 43% बिल्कुल भारत में लोग बाल विवाह को मतलब ये बाल विवाह होता था, अभी घट के भी 23% तक अभी भी बाल विवाह हो रहे हैं। तो इसका रूट कॉज क्या है, मतलब इसके क्या कारण है? बिल्कुल, रूट कॉज अभी आप 23% जो देख रहे हैं वो आपको दिख रहा है जी। ऐसे बहुत आंकड़े हैं जिसकी कोई गिनती नहीं है जी। तो ये 23 से आंकड़ा भी अगर उसके तहकीकात में जाएंगे तो वो बढ़ेगा। और रूट कॉज इसका है, एक सबसे व्यवहारिक तरीके से अगर आप देखिएगा तो शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए शायद आरटी एक्ट को 2009 के प्रावधान में इसको रखा गया। दूसरा कि बच्चे दो तरह के हैं। जब बच्चों की ज़िंदगी से आप बात करेंगे तो एक कन्फ्लिक्ट विथ लॉ है, जो बच्चे किसी न किसी विधि के चक्कर में हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है 18 अक्टूबर 2024 के, अगर वाई चंद्रचूड़ साहब को अगर कोट करें तो उन्होंने कहा है कि कोई भी धर्म और कोई भी मान्यता और कोई भी पर्सनल लॉ को आप वहाँ पर अगर शामिल करते हैं और कहते हैं कि, तो इसके लिए सरकार को प्रतिबंधित ऐसी कानून बनानी चाहिए कि जिससे कि ये मुख्य ये बंद हो जाए जी। ये बात कानून में आ गई, लेकिन इसका जो प्रचार प्रसार होना चाहिए, रूट कॉज में जाना चाहिए। तो रूट कॉज में सेल्फ इंडिविजुअल को, हमको अगर पता होगा शिक्षा के महत्व को, तो शायद हम बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट नहीं होंगे। इसका रूट कॉज क्या होता है? अर्ली मैरिज का। अर्ली मैरिज का एक रूट कॉज, सबसे बड़ा रूट कॉज है कि बच्चियां जब 10 साल तक कोई टेंशन नहीं होता है। आप देखिएगा समाज में बच्चियां जा रही हैं, आ रही हैं, 10 साल तक स्कूल में नाम भी हो गया। आजकल सरकार के स्कीम भी है, पोशाक योजना है, ये है वो है, सब चल रहा है। 10 साल के बाद जब किशोरावस्था से वो यौवनावस्था की स्थिति में, युवा अवस्था में आना चाहती है, और उस समय उसके शारीरिक उम्र में बदलाव होता है, लड़कों में और लड़कियों में दोनों में जो बदलाव होता है, उस बदलाव के समय में वो उस चीज़ को समाज ने इज्जत का ठेका ले रखा है जी। दूसरा, लड़कियों पर ज़्यादा प्रेशर है, लड़कियों को कहाँ जा रही है, लड़कियाँ क्यों जा रही है। और उस समय एक चीज़ और महसूस हुआ है कि कोर्स भी हाई होता है जी, मैथ साइंस बढ़ जाता है, तो आम परिवार में उसको पढ़ने लिखने की बहुत जो ट्यूशन कोचिंग कराने की क्षमता नहीं है। तो ट्यूशन कोचिंग कराने की क्षमता नहीं होती है, और उसके फादर का प्रेशर है कि तुम छोड़ दो। तो जो लड़कियां पढ़ना भी चाहती है, जो बच्चे पढ़ना भी चाहते हैं, वो भी इससे दूर हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम मैथ में फेल कर गए हैं, हम फिजिक्स में फेल कर गए हैं। तो ये दोनों टकराव की स्थिति उसको घर में बैठा देती है। कहीं ना कहीं से आर्थिक राइट जो निर्भरता नहीं होने के कारण भी बिल्कुल जो बच्चों की पढ़ाई छुड़वा दी जाती है या ये बाल विवाह कर दिया जाता है। और हम हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं से असुरक्षा लड़कियों को लेकर आज भी समाज में लोग असुरक्षित है, तो क्या बाल विवाह का एक प्रमुख कारण यह नहीं है? बिल्कुल है, आर्थिक है, लेकिन केवल आर्थिक कह करके, चूंकि आर्थिक को हम इसलिए थोड़ी देर के लिए रोक रहे हैं, क्योंकि जब आप देखिएगा कि बच्चा जब पेट में आता है तब से मातृत्व सुरक्षा योजना से लेकर के और बच्चे के 18 साल होने तक कई सारी योजनाओं का क्रियान्वयन कानून के द्वारा किया गया है, और उसके लाभों को लाभ भी दिया जा रहा है। अब उसकी जो फैमिली काउंसलिंग होनी चाहिए, विद्यालय शिक्षा समिति है, VHSNC है, तो इन सब के बीच में जाकर के जो कमेटी लेवल पे बात होना चाहिए, और उसमें जो ग्रामीण समुदाय के बाल संरक्षण समिति भी है, तो वो बाल संरक्षण समिति के पास एक रजिस्टर का प्रावधान है कि कौन बच्चा जन्म ले रहा है और कौन बच्चा कहाँ जा रहा है।
बहुत मिसिंग चाइल्ड है। बहुत आप ताज्जुब जी, ये करेंगे। तो मिसिंग चाइल्ड हाँ, की बात हुई। हम कल्याणी कपूर जी से ये जानना चाहेंगे कि कल्याणी कपूर जी बाल विवाह पीड़िता हैं। काफ़ी छोटी उम्र में इनकी शादी कर दी गई। आज जो इनकी उम्र है उस उम्र में इनको एक 18 साल की बच्ची और एक 16 साल का बच्चा भी है। तो क्या कुछ आपको झेलना पड़ा? आपके माता पिता ने चाहे जिस वजह से भी बाल विवाह आपका कर दिया हो, तो आपको क्या सब कुछ झेलना पड़ा, हमारे दर्शकों को बताएंगी? जी, सबको नमस्कार। सबसे पहले तो धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए और मुझे मौका दिया गया कि मैं अपना अनुभव शेयर कर सकूं। मेरा बाल विवाह होने के पीछे सबसे बड़ा कारण था कि मेरी माता की मृत्यु मेरे 11 साल की उम्र में हो गई। और जब उनकी मृत्यु हुई तो मेरे घर में कोई भी महिला नहीं थी। मेरी दादी थी, वो जॉब में थी, तो वो मेरे घर में रहती नहीं थी। तो समाज का एक प्रेशर मेरे पापा पे पड़ा कि चूँकि घर में लड़की अकेली है और आप वो सिंगल चाइल्ड है, लड़का है नहीं, आपको बेटी को शादी करके अपने घर में ही रखना है, तो आप उसकी शादी जितनी जल्दी हो सके कर दीजिए और अपने घर में ही रखना है, ससुराल उसको जाना नहीं है, तो किसी तरह का कोई दिक्कत होगा नहीं, बच्ची अकेली रहेगी, कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी। तो ये एक सामाजिक प्रेशर उनके ऊपर था। तो प्रेशर पड़ते पड़ते न चाहते हुए भी किसी तरह मेरी शादी 17 साल की उम्र में कर दी गई। तो जब उस उम्र में मेरी शादी हुई तो सबसे बड़ा जो बदलाव मैंने खुद में महसूस किया कि जब शादी हो गई तो फिर गर्भधारण भी हुआ, बहुत जल्दी ही हुआ। तो उसके बाद काफ़ी उस चीज़ को झेलना एक बहुत बड़ा डिफ़िकल्टी, अंदर में बहुत चीज़ का बदलाव जब होता है तो वो बच्चे को उतना समझ नहीं है, ना शरीर उस तरह आपका तैयार है कि उस चीज़ को झेल सके। तो बहुत फिर जब डिलीवरी का टाइम आया उस समय बहुत सारी कठिनाइयों का सामना मुझे करना पड़ा। तो उस समय लगा कि नहीं, शायद मुझे अगर 2-4 साल का समय और मिलता तो मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी शायद मैं मेरे अंदर उतना मजबूती आ गया होता कि मैं इन सब चीज़ों को आसानी से झेल जाती। एक ये बहुत बड़ा रीज़न था। दूसरा था कि उस उम्र में शादी हुई तो मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी, मैं बस इंटर में थी। पढ़ाई छोड़ने का भी प्रेशर एक पड़ा कि सब कुछ ठीक है तो फिर आगे पढ़ के क्या करना है, घर में ही रहना है तो रहा जाए। लेकिन फिर भी एक था कि नहीं, कोई नहीं, मुझे आगे पढ़ाइए। मैं अगर कॉलेज ना भी जा पाऊँ तो मुझे घर में रह के पढ़ने का परमिशन दिया जाए। हम सिर्फ एग्ज़ाम दे के अपना कम से कम पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहते थे हम। तो पढ़ाई मेरा किसी तरह से पूरा हुआ। फिर हायर एजुकेशन की तरफ भी मेरी इच्छा थी कि मैं बाहर जाके पढ़ सकूं, तो वो भी नहीं हो पाया क्योंकि एक समाज का भी था कि घर परिवार बन गया, बच्चे हो गए, तो बच्चों को छोड़ के बाहर कैसे जाएगी लड़की, तो नहीं, अब घर में घिर के रह गए। फिर भी यहाँ जैसे तैसे लॉ की पढ़ाई, कि जो आपने सपने देखे जी, वो सपने पूरे ना हो सके, पूरे नहीं हो सके और शारीरिक रूप से भी स्वास्थ्य आपका काफी जी, प्रभावित जी, हुआ, बहुत प्रभावित जो कि हुआ। अभी तक प्रभावित जी। ही है। तो कहीं ना कहीं से रंजीत जी ये बताएंगे कि ये असुरक्षा की भावना कि लड़की है, ये कैसे रहेगी, कैसे बाहर पढ़ने जाएगी, तो इस कारण से भी तो बाल विवाह किया जा रहा है। बिल्कुल। तो इसके लिए हम लोगों को जो है समाज को तैयार होना था जी। पिछले जब आप 75 साल के आज़ादी के बाद को आप देखेंगे और 1929 के कानून के बाद से लगातार जो अमेंडमेंट देखेंगे, उसमें जो समाज को काम करना था वो समाज ने नहीं किया। कहीं ना कहीं उसमें बहुत इंटेलेक्चुअल वर्ग के लोग हैं हम लोग। लेकिन सरकार ने तो किया है, जैसे सरकार ने तो बाल विवाह प्रतिषेध कानून बताया, तो इस कानून में ऐसे लोग जो विवाह बच्चों का कर दे रहे हैं या करवा रहे हैं या जो उसके लिए उत्प्रेरित कर रहे हैं या पंडित जी हैं, मौलवी साहब हैं, उनके लिए क्या सजा का क्या प्रावधान है? तो उसमें सजा का प्रावधान जो भी है उसको हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपको सोचना पड़ेगा कि जैसे सोशल एक्सेप्टेंस अगर हम किसी कानून को लेते हैं, कानून हमारे आदत में आ जाए, वो समाज को करना था। और समाज में जो प्रचार प्रसार हुआ तो उसमें पंडित, मुल्ला, सोसाइटी के लोग, माता पिता और कहीं ना कहीं जो कल्चरल पद्धति है वो सब समाहित हो जाता है, धार्मिक पद्धति समाहित हो जाती है। सजा में तो प्रावधान यह है कि उसको 2 साल तक की आप कारावास है, इसके बाद 2 लाख रुपया तक जुर्माना है, बढ़ाया भी जा सकता है। ये सजा तो बड़े कड़े हैं। किनको है ये सजा का प्रावधान? जब जो लोग भी उस शामिल होंगे, माता पिता वगैरह, माता पिता के अलावा पंडित, पुजारी, मुल्ला या जो लोग भी है, और खास करके जो आप एक अक्षय तृतीया की बात आप सोचिएगा, तो हिंदू धर्म में एक अक्षय तृतीया है जिसमें यह कहा जाता है कि गरीब के नाम पर एक कोई शादी हो रही है तो तुम्हारे बेटी का दान दहेज नहीं लगेगा। और यह कह करके बहुत दलाल लोग उसको पोलाइट करते हैं बेटी वाले को, और बहुत ऐसे बेमेल जोड़ी है जो लड़का का एज कहीं है, लड़की का एज कहीं है, और दोनों को शादी करा देते हैं।
इस पूरे कानूनी प्रक्रिया में सबका मिलीभगत हो जाता है। जबकि अगर कोई एक दो व्यक्ति भी उसको उजागर करे तो ऐसा केस बहुत कम उजागर हो पा रहा है। आए दिन आप देखिएगा कि एनजीओ की तरफ से एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है। अभी खुद हम लोग पिछले बार अक्षय तृतीया के दिन मंदिर को रखे थे और 2-3 शादी को हम लोगों ने रुकवाया था। सामाजिक मान्यता को इसमें लेना पड़ेगा। सामाजिक मान्यता यह है कि किसी का शादी करा देना गाय दान करने के बराबर है, ये पुण्य का काम है, इसको तोड़ना पड़ेगा। हम लोग उल्टा बदलते हैं कि भाई देखो, कानून को पालन अगर करते हो तो तुमको शादी तोड़ने से ज़्यादा तुमको इसमें पुण्य मिलेगा। तो ये जो पुण्य के बात है, जो पंडित जी कहते हैं, सो ये सब केस पर जितना भी आप कहीं भी जाते हैं, किसी मंदिर पर शादी होते देखते हैं, तो आप क्या कीजिए कि उस मंदिर एक फ़ोन कर दीजिए। उसके लिए बजाते फ़ोन नंबर आपको मिल रहा है, DCPU है, DCPU बाल कल्याण समिति में इसकी खबर जानी चाहिए। हर थाना में एक जुमिनाइल पुलिस है, उसको बिना वर्दी के रहना है। एक बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी भी वही बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी भी है। तो सारा यूनिट आज के दिन में बिहार इस मामले में बहुत रिच है कि आपका चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी भी है और DCPU भी है। लेकिन इन सब के बावजूद भी आज भी देखा जाए तो कुछ दिन पहले भी मुजफ्फरपुर में एक बच्ची DM साहब के पास दौड़ते हुए आई और उसने कहा कि मुझे पढ़ना है, मेरे माता पिता मेरे शादी करा देना चाहते हैं। कम उम्र में ही माता पिता बच्ची का निर्वाह करके मुक्त होना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं से इस पे रोक लगाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, इसके रोक लगाने के लिए अभी तत्काल तो उसको रोक लगाने में बहुत कष्ट होगा जी। लेकिन इसके अगर रूट से देखा जाए तो उसका अगर पारंपरिक शिक्षा हो, उसको उस तरह के शिक्षा स्कूलिंग हो, और फिर स्कूलिंग के बाद जब बच्चे बाहर आते हैं तो उसका जो सरकार की सुविधा है उस सुविधा से वो जुड़े। और उस बीच में बाल विवाह कितना घातक है इस बात के कोर्स में भी अगर जोड़ा जाए जी, बिल्कुल, तो निश्चित तौर पे इस बात का असर पड़ेगा। चूँकि एक घटना है मेरे साथ, हम आपको बता रहे हैं कि 4 बच्चे हैं एक माँ को जी। और पहला बच्चा में उसको लगभग 1.5 लाख 2 लाख रुपया खर्च हो गया और वो बेटी 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 के इंतजार में। तो यहाँ जेंडर जस्टिफिकेशन को भी समझना पड़ेगा, जन भागीदारी को भी देखना होगा, लड़का लड़की के भेद को भी देखना होगा, और लड़कों की जो इतनी मान्यताएं हैं इसके बारे में जो प्रचार प्रसार पंडित मौलाना और सब कर रहे हैं उसको भी पलट के अब दूसरे तरह के प्रचार करने की चाहिए कि भाई संतान दोनों हैं, दोनों मुखाग्नि दे सकता है, दोनों सब कुछ कर सकता है। तो उसकी बराबरी वंश का संचालक यही नहीं होगा, दोनों हो सकता है। तो इन सब बातों को अगर उभारा जाए और इससे संबंधित अगर कोर्स में भी अगर चीज़ दिया जाए तो निश्चित तौर पे हमको लगता है कि इस पर बहुत रोक काबू पाएगा। कल्याणी जी से ये जानना चाहेंगे कि कल्याणी जी, आज जबकि हमारा समाज काफी प्रगति कर चुका है, सरकार की भी काफी सारी योजनाएं बालिकाओं के उत्थान के लिए हैं, बालकों के उत्थान के लिए है, तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता नहीं है कि आज भी बेटा बेटी में जो विभेद है वो भी बाल विवाह का एक बहुत बड़ा कारण है? जी, ये बिल्कुल सही बात कहा आपने कि आज भी ये एक बहुत बड़ा कारण है बाल विवाह का। जी। अभी एक घटना मैं आपको बताना चाहूँगी। मेरे ही पड़ोस में मतलब एक महिला स्लीप कला भवन स्कूल है, उसमें एक स्लम बस्ती टाइप से वहाँ कुछ लोग रहते हैं। वहाँ की 1-2 महिलाएं हैं जिनका बेटा 18-19 साल का होगा, तो उसकी शादी की बात वो लोग लड़की खोज रहा था। हमने बोला कि इतने कम उम्र में आप लड़के की शादी करेंगे, वो आगे जाके क्या करेगा, अभी तो कमाता भी नहीं है। तो क्या करें मैडम, पढ़ता नहीं है, कमाता नहीं है, शादी कर देंगे तो कमाने लगेगा। ये एक जो मानसिकता अभी चल रही है, ये भी बदलने की बहुत ज़रूरत है कि ये सोच जो है कि शादी अगर कर देते हैं तो बच्चा लाइन पे आ जाएगा। वो भले उसकी उम्र 18 साल हो, भले उसकी उम्र 19 साल हो, चाहे वो लड़की ही है अगर नहीं पढ़ रही है, या हम पढ़ाने में सक्षम नहीं, माता पिता पढ़ाने में सक्षम नहीं है, तो भाई या 2-3 बेटियां हैं तो भाई एक बेटी है तो जल्दी से करो, एक मतलब बोझ उतरेगा। बच्चियों को जो बोझ समझा जाता है, ये भी बाल विवाह का एक बहुत बड़ा कारण है। जी रंजीत जी, हमें ये आप बताएंगे कि जैसे इन्होंने अभी कहा कल्याणी जी ने कि बच्चियों को बोझ समझा जाता है, अभी सरकार की काफ़ी सारी योजनाएं हैं बाल विवाह के लिए, नुक्कड़ नाटक वगैरह, जैसा कि आपने भी बताया कि NGO वगैरह की ओर से भी काफ़ी सारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन अभी भी आपको क्या लगता है कि और क्या करने की ज़रूरत है, और हमारे दर्शक जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हो उनको और भी क्या जागरूकता के लिए उपाय करने चाहिए, या
जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था वगैरह है, वहां पर भी जागरूक करके सभी को बताना चाहिए कि बाल विवाह समाज के लिए अभिशाप है। आप छोटी सी उम्र में ही अगर किसी बच्चे के ऊपर सारी जिम्मेवारी डाल रहे हैं, किसी लड़की के ऊपर सारा गृहस्थी का बोझ डाल रहे हैं, तो उसका जो बचपन है मर जाता है, साथ साथ उसकी युवावस्था भी बेकार हो जा चली जाती है, कहीं भी वो अपने सपनों का क्या उड़ान नहीं देख सकता। तो फिर ये क्या किया जाना चाहिए? एक नया इनिशिएटिव अभी सरकार की तरफ से आया है जिसमें LSDG की चर्चा है जी। LSDG है लोकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और लोकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में थीम 3 कहता है कि बाल हितैषी कार्यक्रम करना है, जिसमें बच्चों के अधिकार को सुनिश्चित करता है। तो वहाँ पे एक जो माइग्रेशन रजिस्टर है, बच्चे जो हैं उसका टीकाकरण से लेकर के और फिर वहाँ तक 18 साल पूरे करने तक उसकी पढ़ाई, उसकी स्वास्थ्य, जो क्या बोलते हैं कि इंटीग्रेटेड अप्रोच है, तो समेकित बाल ICDS का रोल है उसमें, पंचायती राज व्यवस्था का रोल है। तो सबसे बड़ा जो लैकिंग अभी आ रहा है मेरे अनुभव से, वो है सेक्रेटोरियल कोऑर्डिनेशन। सेक्रेटोरियल कोऑर्डिनेशन जैसे शिक्षा विभाग में स्वास्थ्य का भी काम होना है। अगर कोई बच्चा अगर स्कूल में बीमार पड़ता है तो वो काम किसका है? स्वास्थ्य का है। तो स्वास्थ्य और शिक्षा से अगर बात करिए तो वो कहेंगे कि नहीं, ये मेरा काम नहीं है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस जी, जो सिक्योरिटी की बात है, राइट टू पार्टिसिपेशन की बात है, राइट टू सिक्योरिटी की बात है, तो इन चारों अधिकार को जो सुनिश्चित करता है वो पंचायत है। और पंचायत की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, जिस बात को बहुत अच्छे से आपने रखा है। निश्चित तौर पे अगर एक पंचायत को अगर मॉडल के रूप में हम लोग को देखना होगा जी, तो उसके टोले टोले में सबसे पहले यह जिम्मेवारी लेना होगा हम PRI को, हम सोशल एक्टिविस्ट को, हम इंटेलेक्चुअल को, कि कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर नहीं हो, और स्कूल में उसकी समुचित पढ़ाई हो रही है कि नहीं, वो बच्चे वहाँ पे फील गुड महसूस कर रहे हैं कि नहीं। जैसे आप कभी देखिएगा कि बाथरूम नहीं है स्कूल में, लड़कियाँ बड़ी हो रही है तो उस डर से भी छोड़ देती है। तो इन सब चीज़ों को अगर गांव की विद्यालय शिक्षा समिति अगर जिम्मेवारी ले तो हमको लगता है कि ये बहुत जल्दी और बहुत तेजी से इस चीज़ में ये जो कमी पंचायती आएगी। राज व्यवस्था है जिसमें कि मुखिया जी हैं, सरपंच साहब हैं, पंच लोग हैं, वार्ड हैं, इनकी क्या जिम्मेदारी नहीं बनती? इनको भी तो गांव में जाके जागरूकता संदेश फैलाना चाहिए कि बाल विवाह अभिशाप है, सामाजिक बुराई है, अब बच्चियों को भी पढ़ने लिखने का अवसर मिलना चाहिए। इनकी क्या भूमिका होनी चाहिए? बिल्कुल इन्हीं की भूमिका है मैम, जो आप महसूस कर रही हैं। चूंकि गांव के लोग ही मुखिया हैं जी, वो उनका बेटा है, उनका पोता है, उनके समाज के लोग हैं, तो अपनी समस्या और अपनी समाज, ये गांधी ने कहा था कि जिसकी समस्या है वो अगर उसको महसूस करे तो वहाँ समाधान है। तो कानून तो एक सहारा है कि जब अति होता है तो कानून बनता है, और कानून से उसको डर होता है जो सिस्टम को खड़ा करता है। तो वो कानून तो है, कानून तो हमारे पास बहुत बन गया है, कानून की कोई कमी नहीं है, लेकिन उस कानून का क्रियान्वयन जो जिनके माध्यम से होना चाहिए वो PRI मेंबर है। PRI मेंबर में मुखिया है, पंचायत सदस्य है, प्रमुख है, या जो लोग जहाँ है अपने अपने छोटी से बड़े यूनिट को लेकर के, वार्ड सदस्य का 250 परिवार के बीच में। और इन लोगों को एक संदेश भी इस बार दिया गया है SDG के तरफ से कि इस बार एक थीम लेना है, और इसमें 3 बात बहुत बढ़िया से आपको हम समझाएंगे। एक है कि नो कॉस्ट, एक लो कॉस्ट, एक हाई कॉस्ट। हाई कॉस्ट में आप देखिएगा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पर काफ़ी काम हुआ है अपने बिहार में, लेकिन ये जो काम है ये नो कॉस्ट है। उस तरीके का काम है जैसे एक बंदर को आप केला फेंक दीजिए और पैसा फेंक दीजिए, तो बंदर क्या उठाता है? वो केला उठाता है। लेकिन ये कहीं से ये लगता नहीं आपको कि जो समाज के सभी घटकों के बीच समन्वय स्थापित नहीं होने बिल्कुल। से, मान गए हम अगर कहीं सूचना दे रहे हैं, उस सूचना पर अगर तुरंत अमल किया जाए, पुलिस भी एक्टिव हो जाए, समाज के लोग भी एक्टिव हो जाए, क्योंकि ये सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है। बिल्कुल। बाल विवाह रोकना कोई सरकार का अकेले का काम नहीं है, बिल्कुल। ये सबकी जिम्मेवारी बनती है कि वो बाल विवाह रोके। कल्याणी जी, आप ये बताएंगी कि क्या आप क्या संदेश देना चाहेंगी अपने जैसी बच्चियों को, अपने जैसी माओ को, कि अपनी बच्चियों को कैसे पालन पोषण करे, कैसे उनका विवाह जो है एक सही उम्र में करे, ताकि उनके बच्चियों का भी शरीर विकसित हो जाए, वो जो भी शादी के बाद की जिम्मेदारियां हैं उसको सहन करने की शक्ति बनाए। मैडम, इसके लिए मैं यही बोलूँगी कि आज की बच्चियों को अपने लिए खुद कदम उठाना पड़ेगा।
थोड़ा आवाज उठाएं। जैसे एक बच्ची आपने बताया कि जीएम साहब के पास गई, आवाज उठाई और आज उसको रास्ता मिला, उसकी शादी रुक गई। उसी तरह अगर बच्चियां जिसके घर में ये बात चर्चाएं चल भी रही हैं कि नहीं बच्ची की शादी कर देते, उनको खुद से आवाज उठाना चाहिए, अपने माँ को खुद भी समझाना चाहिए कि नहीं मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे पढ़ने दीजिए। अगर मैं नहीं पढ़ूंगी तो मैं अपने आगे के जनरेशन को भी नहीं पढ़ा सकती हूँ। माँ ही शिक्षित नहीं होगी तो उनके बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिलने में बहुत कठिनाई होगी। और गरीबी का भी एक बहुत बड़ा कारण है, वो आर्थिक रूप से अपने परिवार को भी सहायता नहीं दे पाएंगी। कहीं ना कहीं से इससे स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है, क्योंकि बचपन में ही अगर युवावस्था में ही अगर स्वास्थ्य प्रभावित हुआ तो आगे चल के तमाम किस्म की बीमारियां होंगे तो उनके स्वास्थ्य भी प्रतिकूल असर पड़ेगा। हम आपसे ये रंजित जी जानना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट का भी की आपने भी चर्चा की, माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से जो आपने जस्टिस जी डी पार्डीवाला, मनोज मिश्रा और बेंच की जो मुख्य न्यायाधीश के बेंच की चर्चा की, क्या दिशा निर्देश आया है बाल विवाह रोकने के लिए? बाल विवाह एक प्रतिबंधित कानून बने, इसके लिए राज्य सरकार को एक निर्देश आया है और उसको पर्सनल चीज़ों से नहीं जोड़ा जाए। पर्सनल चीज़ मतलब कि जब भी कोई धार्मिक मान्यता है, हम सगाई को रोका गया है। जैसे देखिएगा कि खास करके मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी में जो आप देखते हैं, मुसहर, डोम, ये सब परिवार में बच्चे में शादी सगाई कर दिया जाता है और ये बालिग होगा तो इसको हम फिर मान्यता देंगे। हाँ, ये बहुत बड़ी चीज अभी तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार इसको प्रतिबंधित करे और इस तरह के कानूनों को एकदम वो रोके। और इसका स्पष्ट एक दिशा निर्देश है कि राज्य में तरह तरह के प्रचार प्रसार का काम हो और सभी लोग लग जाइए। तो इसी सभी लोग मतलब लग जाइए। हाँ, लग और जाइए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुलिस हो, मीडिया के लोग हों, चाहे ये वकील लोग हों, जनप्रतिनिधि हो, सबको कानून का प्रचार प्रसार करना चाहिए। बाल विवाह उन्मूलन के लिए सबको कार्य करना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के ताजा दिशा निर्देश में बहुत सारी बातें आई है। इसमें एक प्रमुख चीज ये आया है कि कहीं ना कहीं से प्रिवेंटिव मेजर अपनाया जाए। दंडात्मक कार्रवाई तो होनी ही है, लेकिन एक प्रिवेंटिव मेजर अपनाया जाए और इसके कारण जो ऐसा लोग को ऐसे जागरूक किया जाए कि लोग ये अपराध करें ही ना, और जब अपराध होगा ही नहीं तो फिर सजा का प्रावधान कहां से होगा। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आपने भी, कल्याणी जी, आपने भी पीड़िता होने के नाते बहुत सारी बातें हमारे दर्शकों को बताया जो कि हमारे दर्शक व्यवहार में लाएंगे। आप सभी हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।